एंकर इन्वेस्टर्स का जो पैसा होता है ना वो लिस्टिंग गेन के लिए नहीं होता है। ये जो आईपीओ मार्केट में लाया गया था ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए लाया गया था। 1060 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से उठा रही है, इसका कुछ ये यूज भी है या नहीं। अब ये जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ना ये लिस्टिंग गेन के लिए पैसा नहीं लगाते। 45% आईपीओ का जो पोर्शन है वो मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो सकता। तो कल ग्रो के आईपीओ का अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो चुका है और कल ग्रो का आईपीओ मतलब कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं। अगर आपको ग्रो के आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं मिला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में अपन इसकी लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं। कुल मिला के कंपनी में जो भी लिस्टिंग होती है, फ्लैट होती है, निगेटिव होती है या फिर पॉजिटिव होती है, आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए। क्या यहाँ पर कोई चांस बन रहा है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में अगले 5-10 दिनों में, 1 महीने में शेयर में हमको तेजी देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, इन सभी चीजों को अपन यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो सबसे पहले इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे जो कि होने वाली क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन। अभी जनरली आपको ये लग रहा होगा कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन बढ़िया आ गया, एंकर इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन बढ़िया आ गया, मतलब उस आईपीओ में लिस्टिंग बढ़िया होगी। पर यहां पर ना हमको दो चीजें देखने को मिलती है। क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन एक अलग होता है कि एंकर इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन अलग होता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स का जो पैसा होता है ना वो लिस्टिंग गेन के लिए नहीं होता है, वो होता है लॉक इन। तो ये दोनों चीजों को अपन यहाँ पर डिटेल में समझेंगे और आने वाले किसी भी आईपीओ में आप क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन या फिर एंकर का सब्सक्रिप्शन देख के पता कर सकते हो कि उस कंपनी के शेयर्स में हमको लिस्टिंग गेन बढ़िया मिलेगा या फिर यहाँ पर लॉन्ग टर्म में या मतलब मिड टर्म में 2-3 महीने के लिए शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है या फिर नहीं। तो सीधा अपन आ जाते हैं इसके इशू के ऊपर पहले तो, क्योंकि इशू के ऊपर से हम चीजों को यहाँ पर समझना स्टार्ट करेंगे जिससे एक्चुअल में हमें पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, जिसका रिफ्लेक्शन हमको कंपनी के लिस्टिंग प्राइस में भी देखने को मिलता है। देखो 6632 करोड़ का इसका इशू साइज था, जहां से फ्रेश इशू की अपन बात करते हैं तो 1060 करोड़ का फ्रेश इशू था, और वहीं पर ओएफएस की अपन बात करते हैं तो 5572 करोड़ का यहां पर ओएफएस देखने को मिल रहा है। मतलब यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी जितना फ्रेश इशू कर रही है उसके कंपेयर में जो ऑफर फॉर सेल है वो काफी बड़ा है। मतलब ये जो आईपीओ मार्केट में लाया गया था ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए लाया गया था। सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो 1060 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से उठा रही है इसका कुछ ये यूज भी है या नहीं। क्या कंपनी के ग्रोथ में ये फ्रेश इशू कंट्रीब्यूट करेगा या फिर नहीं, किन चीजों में कंट्रीब्यूट करेंगे और कितना कंट्रीब्यूट करेगा। देखो पहली बात तो टेक और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 152 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले, कंपनी की मार्केटिंग में, ब्रांड बिल्डिंग में 225 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इनका एक लेंडिंग बिजनेस है, एनबीएफसी बिजनेस है, ग्रो क्रेडिट सर्व, यहां पर ये 205 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब देखो एमटीएफ जो एक सिस्टम है ना ये किसी भी ब्रोकर के लिए एक बड़ा रेवेन्यू निकाल के देता है, और एमटीएफ का जो ट्रेंड है अभी के टाइम पर काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, काफी सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो यहां पर प्रॉफिट भी बनता है। तो यहां पर ये 167 करोड़ रुपए ग्रो यहां पर इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है। बाकी नेगेटिव्स की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि भाई 5572 करोड़ रुपए का ओएफएस है, और यहां पर एक बढ़िया बात यह है कि इनके जो फाउंडर्स है, कंपनी के 4 फाउंडर्स है, वो अपना स्टेक यहां पर सेल नहीं कर रहे, मतलब ये ओएफएस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बाकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो यहां से एग्जिट ले रहे हैं। 26% की जो होल्डिंग है अभी भी इनके फाउंडर्स के पास में, जो कि हमें एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है। अभी इसकी लिस्टिंग कैसी होगी इसको समझने के लिए अपन ओवरऑल आईपीओ मार्केट को समराइज करते हैं। देखो आईपीओ मार्केट जो है ना अभी से 5-7 दिन से पहले की पिक्चर देखोगे तो आपको बढ़िया देखने को मिल रहा था। पाइन लैब्स के आईपीओ का जीएमपी 26% देखने को मिल रहा था, लेंसकार्ट का जीएमपी 20%, ये भी 25% तक गया था, 22-23% के करीब लेंसकार्ट का जीएमपी स्टेबल था। ग्रो की जीएमपी की मैं बात करता हूं तो ग्रो का जीएमपी भी लगभग 20% के करीब देखने को मिल रहा था, लेकिन एकदम से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। आईपीओ मार्केट से रिलेटेड काफी ज्यादा निगेटिविटी मार्केट में देखने को मिली, उसके चलते पूरा का पूरा आईपीओ मार्केट अभी के टाइम पर काफी ज्यादा खराब हो चुका है। और अभी के टाइम पर जो ग्रो का जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो मात्र 4% का देखने को मिल रहा है। देखो सेम 3-4% का जीएमपी हमको लेंसकार्ट में देखने को मिल रहा था, जहां पर हमको फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली, और कहीं ना कहीं ग्रो के आईपीओ में भी कम चांस दिख रहे हैं। अगर अपन सिर्फ जीएमपी को देखते हैं तो यहां पर हमको कम चांस दिख रहे हैं कि यहां पर इन्वेस्टर्स का बड़ा प्रॉफिट होगा। और कुछ चीजों को अपन समझने का ट्राई करते हैं, जैसे कि इसका वैल्यूएशन। देखो मार्केट कैप की अपन बात करते हैं, देखो पहले तो इसका प्राइस बैंड समझो 95 रुपीज टू 100 रुपीज पर शेयर का कंपनी ने प्राइस बैंड रखा, जहां पर 100 रुपए के भाव पर कंपनी का जो मार्केट कैप निकल के आता है वो 61,000 करोड़ का निकल के आ रहा है, ठीक है। 61,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप निकल के आ रहा है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई महंगा है कंपनी, वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगा है,
पर हमको ये समझना पड़ेगा, जब भी कोई कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेकर के आ रही है और वहां पर एक मेजर पोर्शन ओएफएस है, तो कंपनी तो यही चाहेगी ना मेरे शेयर्स बड़े से बड़े प्राइस के ऊपर, जो है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के शेयर्स है वो बड़े से बड़े प्राइस के ऊपर मार्केट में बिक जाए, जिस प्राइस के ऊपर लोग खरीदने को तैयार है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन कंपनी लेकर के आई है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अंडर वैल्यूड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से कोई नहीं देखता है। एक पर्टिकुलर प्राइस होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वो प्राइस डिसाइड करते हैं, जिनको लगता है कि भाई इस प्राइस के ऊपर ये ओएफएस जो है वो सेल आउट हो जाएगा, तो वो प्राइस कंपनी आईपीओ में लेकर के आती है। यही चीज हमको देखने को मिल रही है। मतलब ये जो आईपीओ है ये सस्ता बिल्कुल नहीं है। इवेंचुअली आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, या फिर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, मार्केट सुधरेगा, तो यहाँ पर शेयर के प्राइस में हमको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अभी अपन कंपटीटर्स की बात करें तो ओवरऑल जो ब्रोकरेज मार्केट है ना, वो काफी ज्यादा अभी के टाइम पर खराब देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, सभी के शेयर्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज देख लो, एंजल वन का शेयर देख लो, 5 पैसा का शेयर देख लो, मोतीलाल ओसवाल का शेयर देख लो, पिछले एक साल में यहाँ पर उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है। और इसका रीजन सिंपल सा है, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो अभी भी है, एसआईपीस के थ्रू है, पर जो एक्चुअल में फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिससे एक्चुअल में ब्रोकिंग इंडस्ट्री का पैसा बनता है, ब्रोकर्स का पैसा बनता है, उनका जो वॉल्यूम है ना अभी के टाइम पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वहां पर एक उतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, तो इसके चलते पूरी की पूरी जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस अभी के टाइम पर काफी ज्यादा कम है। हो सकता है कि अगले एक साल में इंडियन मार्केट और परफॉर्म करे। इवेंचुअली वही बात है ना, मार्केट अगर परफॉर्म करता है, मार्केट अगर ऊपर जाता है, तो हमको यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखता है, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं ब्रोकिंग इंडस्ट्री को भी फायदा होता है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी अपन देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी के लिए एक निगेटिव चीज देखने को मिल रही है। अभी अपन आ जाते हैं क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम चीजें क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। पर यहाँ पर दो फैक्टर्स होते हैं, दो तरीके के क्यूआईबी इन्वेस्टर्स होते हैं। देखो, इस वाले आईपीओ में ग्रो की मैं बात करता हूं तो 75% जो अलोकेशन है वो रिजर्वेशन रखा गया है क्यूआईबीज के लिए। दो तरीके के क्यूआईबीज होते हैं, पहले मैंने आपको बताया, एक होता है एंकर इन्वेस्टर्स, ठीक है, जहां पर 45% का यहां पर रिजर्वेशन रखा गया है। ये ओवरऑल आईपीओ का 45% इनके लिए रखा गया है, और 30% रखा गया है एक्स एंकर्स के लिए, ठीक है, यहां पर 30%। अब ये जो एक्स एंकर्स होते हैं, जहां पर हम क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, किसी आईपीओ के बारे में बात करते हैं कि क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में इतना इतना पैसा लगा दिया, इतने इतने एक्स हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, वो क्यूआईबीज है जो कि जब आईपीओ मार्केट में ओपन होता है तब लगाते हैं। और जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो आईपीओ ओपन होने से पहले एंकर बुक ओपन रहती है, एंकर इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। अब ये जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये लिस्टिंग गेन के लिए पैसा नहीं लगाते। ये जो क्यूआईबीज होते हैं, एक्स एंकर्स होते हैं, ये जो 30% कोटा जिनके लिए रखा गया है, ये लगाते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा। सीधी सीधी बात है ना, ये जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इनका जो शेयर्स होते हैं, इनको जो भी शेयर अलॉट होंगे ना, उन पे लॉक इन पीरियड होता है। पहला तो भाई 50% इनके शेयर्स 30 दिन के बाद ये बेच सकते हैं। पहला तो 30 दिन का लॉक इन होता है, और जो दूसरा लॉक इन, बचे हुए 50% जो शेयर्स है उनका लॉक इन खत्म होता है 90 डेज के बाद। मतलब लगभग 90 दिनों के लिए लिस्टिंग के बाद में एंकर इन्वेस्टर्स का पैसा लॉक रहता है। मतलब इतना जो पोर्शन है, 45% आईपीओ का जो पोर्शन है, वो मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो सकता, जिससे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप और भी कम हो जाता है। अभी जो एक्स एंकर्स होते हैं और जो कि क्यूआईबीज होते हैं, ये एक्चुअल में लिस्टिंग वाले दिन एग्जिट ले सकते हैं। जिस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया रहता है, उस आईपीओ में ये जो एक्स एंकर्स होते हैं, क्यूआईबीज होते हैं, वो सब्सक्राइब करते हैं। अभी अपन ग्रो के आईपीओ की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के सब्सक्रिप्शन की पहले बात करते हैं। तो ग्रो के आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन हमको तगड़ा देखने को मिला था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 50,000 करोड़ की यहां पर बिड्स देखने को मिली थी, ठीक है। और ये ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 15x का यहां पर एंकर बुक में हमको ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा था, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। अभी अपन आ जाते हैं क्यूआईबीज के ऊपर। अभी क्यूआईबीज में यहां पर मात्र हमको 20x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जो कि हमें क्लियरली बताता है कि यहां पर लिस्टिंग गेन के चांसेस जो है काफी ज्यादा कम है। और इस क्यूआईबी ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद में, इतना कम ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद में इसका जीएमपी गिरा था। अभी इसी सब्सक्रिप्शन को अपन लेंसकार्ट के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के साथ में भी कंपेयर करते हैं तो लेंसकार्ट के आईपीओ में 40x का ओवर सब्सक्रिप्शन था। दोनों ही आईपीओ का कोटा लगभग सिमिलर है। तो इससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ग्रो के आईपीओ में हमें इमीडिएटली जो लिस्टिंग गेन्स की बात करते हैं तो वहां पर 5-10% के ही मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं, इतना यहां पर लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और लॉस के चांसेस तो काफी कम है, हो सकता है कि फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिले। पर यहां पर जो हमको एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से बड़ी बिड देखने को मिली थी, ये हमें कहीं ना कहीं बताता है कि अगले 2 महीने के लिए बोल लो या फिर 3 महीने के बोल लो, कंपनी का शेयर मार्केट में बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। तो अभी अपन आते हैं ग्रो के आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखो, आईपीओ के निगेटिव में लिस्ट होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है।
चांसेस काफी ज्यादा है कि एवरेज इसकी 5% के ऊपर लिस्टिंग देखने को मिले। हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद में शेयर भागे और कहीं ना कहीं 10% का गेन जो है इन्वेस्टर्स को देखने को मिल सकता है। अभी जो सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर्स है, मतलब वो आईपीओ बाय आईपीओ पैसा लगाते हैं, वो तो 10% का लिस्टिंग गेन बुक करके जा सकते हैं। पर ग्रो का जो आईपीओ ना, यहाँ पर आप में से काफी सारे लोग होंगे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, मैं बस बता रहा हूं। आप में से काफी सारे इन्वेस्टर्स होंगे जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मिड टर्म के लिए इस कंपनी को लिया होगा, अभी वो डर गए कि इसका जीएमपी कम हो गया तो क्या हमें लॉस तो नहीं होगा। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर इस शेयर को हम होल्ड कर सकते हैं। चाहो तो आप 1 2 3 महीना होल्ड कर सकते हो जब तक कि एंकर इन्वेस्टर्स का पैसा लॉक इन है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स का 45% जो अलोकेशन है ना, ये टोटली लॉक रहेगा, ये ट्रेडेबल नहीं रहेगा, जिससे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप और भी ज्यादा कम हो जाता है। और रिटेल का पार्टिसिपेशन की अपन बात करते हैं तो मात्र 10% का कोटा है, मतलब वैसे भी जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है इसमें और भी ज्यादा कम है। और अगर इवेंचुअली ग्रो के लिए काफी बढ़िया खबरें देखने को मिलती है, सेबी की तरफ से ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए बढ़िया न्यूज देखने को मिलती है, या फिर अगले 2 3 महीने में मार्केट बढ़िया परफॉर्म करता है, क्योंकि मार्केट का परफॉर्म करना ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होता है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमको अगले 2 3 महीने में ग्रो के अंदर अच्छे खासे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से किसी भी कंपनी के शेयर्स के लिए होल्ड करने की, सेल करने की या फिर बाय करने की एडवाइस बिल्कुल नहीं होती है। ये मेरा बस एनालिसिस होता है, पर्सनल ओपिनियन होता है कि इस तरीके से चीजें हो सकती है। अभी आपको किसी भी शेयर से रिलेटेड डिसीजन बनाना है तो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से बना सकते हो, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके बना सकते हो। बाकी अगर आप सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर हो तो और भी मार्केट में काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू का आईपीओ, तो सभी आईपीओ के एनालिसिस अपन यहाँ पर करने वाले। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।